गुड मॉर्निंग। हमने 1 से 20 तक सामाजिक कक्षा 10 के सामाजिक के पेपर के हल किए पूर्व वीडियो में। अब हम 21 से और आगे खंड 2 को हम हल कर रहे हैं। निबंधात्मक प्रश्न है, ये 4-4 अंक के आते हैं। जैसे प्रश्न 21, विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचक के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? उत्तर, पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं का बटा हुआ होना भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं के तीव्र मतभेद थे। मुस्लिम नेता तथा पिछड़े हुए वर्गों के नेता पृथक निर्वाचन के समर्थक थे, परंतु हिंदू सभा कांग्रेस के नेता पृथक निर्वाचन के विरुद्ध थे। पहला, मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचन का समर्थन। मुस्लिम लीग के नेताओं की मान्यता थी कि भारतीय मुसलमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, अतः उनके राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बनाई रखी जाए। उनके अनेक मुस्लिम नेता भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुस्लिमों को स्थिति को लेकर चिंतित थे। उनको भय था कि बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होने पर उनकी संस्कृति और पहचान नष्ट हो जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और मुसलमानों की मांग का नेतृत्व कर रहे थे। दो, दलित नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचन का समर्थन। अनेक दलित नेता पिछड़े हुए वर्गों की समस्याओं का अलग राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहते थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। दलितों के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पर बल दिया। 3, कांग्रेस के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचन का विरोध। कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। वे संपूर्ण भारत को एकता के सूत्रों में बांधे रखना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बनाए रखने से विभिन्न संप्रदाय और समुदायों में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचेगा। चौथा, हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचन का विरोध। 1928 में आयोजित किए गए एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। इस प्रश्न को नहीं करो तो अथवा में आया हुआ है, इसको भी कर सकते हो। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया? देहात, ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का फैलना कैसे फैला? इसका उत्तर अब शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। यथा जैसे पहला है किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल करना। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझाने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे क्षेत्र के गांवों में संगठनों की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। दूसरा, देहातों में असहयोग आंदोलन का स्वरूप। किसानों के असहयोग आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हुए जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। यह था जैसे 1921 में देहात में जब आंदोलन फैला तो तालुकादारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। दूसरा, बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। इस तरह महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तीसरा, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला। 1920 के दशक की शुरुआत में वहाँ गुरिल्ला आंदोलन फैला। गुड़ेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई
और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलते रहे। प्रश्न 22, संघवाद क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? उत्तर, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था से आसी है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में के बीच में बट जाती है। इसमें आमतौर पर दो स्तर पर सरकार होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर राज्य या प्रांत की सरकारें होती हैं जो स्थानीय महत्व के विषयों के कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एक, सरकार के दो स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग अधिकार। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह में शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। 3, संवैधानिक मान्यता। विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उनकी शक्तियां व अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा देता है। केंद्रीय सरकार प्रांतों की सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। 4, मौलिक प्रावधान। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की समझ से ही किए हो सकते हैं। 5वां, न्यायालय की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इन सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर उठने वाले विवादों को निपटाने में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। 6, वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राज्य के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। जो 7वां, दोहरा उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना। ये इसका प्रश्न 22 का अथवा है। आप या तो उसको करें या ये है। स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? इसके गठन की प्रक्रिया क्या है? तो उत्तर, भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था। भारत में ग्राम के स्तर पर विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इनके तीनों स्तरों के गठन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला स्तर है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या गांव समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। सरपंच का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए फैसला करने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी होती हैं। 2, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके मंडल या ब्लॉक, प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तीसरी है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख कहलाता है, जो इस परिषद की राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद में उस जिले से
लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। ब नगरों में स्थानीय शासन व्यवस्था। पहले थी ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरों में। स्थानीय शासन व्यवस्था शहरों में भी काम करती है। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है और मध्यम दर्जे के शहरों में नगर परिषद होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। तीनों का कामकाज निर्धारित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर परिषद के प्रमुख सभापति कहलाते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारियों को मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं और महिलाओं के आरक्षण से लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है। प्रश्न 23, प्रश्न का उत्तर दीजिए और मानचित्र में लिखिए। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित अंकित कीजिए। जैसे बड़ोदरा है, रावतवाटा है, तूतीकोरन है और गांधीनगर है। ये आपको दे दिया। जैसे ये तो है गुजरात में ये गांधीनगर हो गया, ये रावतवाटा हो गया, ये किस में, एमपी में आ गया, एमपी और गुजरात के इस पर है। ये बड़ोदरा है, ये भी गुजरात में है। और तूतीकोरन है, ये तूतीकोरन अपना है कहाँ, ये तमिलनाडु अर्थात तमिलनाडु में है। ये इसका अथवा दिया हुआ है, आप उसको नहीं करें तो व्यावर है, अमरकंटक है, सुंदरगढ़ है और तुमुकुरु है। जैसे व्यावर तो कहाँ हो गया, व्यावर हो गया ये अपने राजस्थान में जयपुर के यहाँ नीचे। अमरकंटक कहाँ हो गया, ये एमपी में हो गया, ये देखो। और सुंदरगढ़ हो गया, ये कहाँ हो गया, यहाँ पर। और तुमुकुरु हो गया, ये किस में, कर्नाटक में है। इस प्रकार से इनको देखें और करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।